हाय एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं शिरोरोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने ये जो श्लोकास हैं ये किस तरह से याद करने हैं, इनका क्या मीनिंग है, कैसे कैसे ध्यान में रख सकते हैं, इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। तो शुरू करते हैं शिरोरोग। सबसे पहले अगर आपको सवाल आता है तो सवाल आएगा कि शिर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए सामान्य निदान और चिकित्सा या संप्राप्ति बताते हुए ये रोग का वर्णन करें। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम शुरू करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ शिर। ठीक है, शिर की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम उसमें एक आसान सा श्लोक होता है जो चरक सूत्र स्थान के अंदर आता है, वो लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है प्राणः प्राणभृत्ताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यत् उत्तम अंगानाम शिरः तत् अभिधीयते, यानी कि जहाँ प्राणियों के प्राण रहते हैं। तो एक लाइन हमने दो शब्द हमने इकट्ठे याद किए। प्राणः प्राणभृत्ताम यत्र आश्रिता, मतलब प्राणः मतलब प्राण रहते हैं इनके, प्राणियों के, यत्र आश्रिता रहते हैं। ठीक है, सर्व इंद्रियाणि च, सभी इंद्रियां रहती हैं। यत् उत्तम अंगम अंगानाम, जो उत्तम है। ठीक है, और अंगों में वो अंग, उसे हम शिर कहते हैं। इस तरह से हम शिर की जो डेफिनेशन है वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमें इसके नेक्स्ट जो लिखना हो क्वेश्चन बनाने के अंदर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया शिर का जो महत्व है वो क्या है। फिर हम देखते हैं महत्व। शिर का क्या महत्व हो सकता है। जैसे लिखा गया है, उधर्व मूलः अधः शाखा ऋषयः पुरुषः विदुः, मतलब जिनकी जो मूल है वो ऊपर होती है। अब जैसे ये देखो, हम ऐसे बनाते हैं कि पेड़ है, उसकी जो मूल है वो ऊपर है। ठीक है, और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे हैं। इस तरह का जो होता है उसे जो ऋषि लोग हैं उसे क्या बोलते हैं, पुरुष, या फिर हम बोल सकते हैं शरीर बोलते हैं। यानी कि जो ऋषि लोग हैं वो इस शरीर को ऐसा बोलते हैं कि इसका जो मूल है वो ऊपर है और जो शाखा है वो नीचे है। बेसिकली उधर्व मूल और आधा शाखा वाला है। तो इस तरह से जो मूल, फिर कहते हैं मूल प्रहारण, मतलब मूल यानी शिर को अगर हम प्रहार करते हैं, जो इस तरह के जो रोग हैं, तस्माद रोगान, जो शिर के ऊपर प्रहार करने वाले रोग हैं, उन्हें हमें शीघ्रत्र जयेत, उन्हें हमें फटाफट से जीतना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके उतनी जल्दी जीतना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ शिर, क्या परिभाषा है, उसके बाद हम इसका लिखेंगे महत्व। तो इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है कि जो शिर रोग है उसकी संख्या क्या है। अब संख्या देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे आचार्य चरक के हिसाब से 5 है, यानी वात पित्त कफ त्रिदोषज और क्रीमिज। ठीक है, सुश्रुत की संख्या जो है वो है 11। हम कैसे याद कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं कि जो 5 तो हमारी चरक वाली हो गई, और साथ में जो अगले जो बचे हैं वो कैसे याद करेंगे कि अनंत सूर्य में अर्धाभेदक, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसके अंदर अर्धाभेदक हो रहा है, यानी आधे सर में दर्द हो रहा है। और क्या हो रहा है, शंख की तरह चीखता है, शंख की तरह चीखता है। ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि जैसे जैसे शंख बजता है उस टाइम से चीखती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और जब वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो उसी टाइम पे जो रक्त है ना, उसका क्षय हो जा रहा है। बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्मी है, अनंत सूर्य है, तो उसमें हमें आधे सिर में दर्द हो रही है। ऊपर से जो शंख है उसकी आवाज़ें इस तरह से सुनाई दे रही हैं जैसे कोई चीख रहा है ना। तो ये सब होते होते क्या हो रहा है कि जो रक्त का जो है वो क्षय हो जा रहा है। तो इस हिसाब से सुश्रुत के हिसाब से, योग रत्नाकर के हिसाब से और भाप्रकाश के हिसाब से ये 11 प्रकार के शिरोरोग होते हैं। वाग्भट के हिसाब से 10 होते हैं जो शिरोरोग हैं। उसमें हमने अनंतवात जो है वो नहीं माना है, और जो क्षय है, जो हमने क्षयज रोग होगा, क्षयज जो था उसका एक टाइप, उसको हमने रिप्लेस कर देना है शिर कंप के साथ। अच्छा, हमारा ये मिस हो गया कि अनंत, हमने कोड तो देख लिया बट इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। अनंत से आ जाता है अनंतवात। ठीक है, सूर्य से आ जाता है सूर्यावर्त। ठीक है, अर्धाभेदक से तो अर्धाभेदक है ही सही। शंख से आ जाता है शंख, और रक्त से क्या आ जाता है, रक्तज शिरोरोग जो आ जाता है वो, और क्षय से आ जाता है क्षयज शिरोरोग। ये हमने इसको डिकोड कर लिया। ठीक है, और हमने वाग्भट से जान लिया कि उसने क्षयज को रिप्लेस किया है शिरकंप के साथ, और उन्होंने अनंतवात को जो है माना नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है
कि जो शिरोरोग हैं उसमें 9 कपाल रोग भी वाग्भट आचार्य वाग्भट ने माने हैं, तो इस तरह से वो टोटल हो जाते हैं 19। ठीक है, अब देखते हैं कपालगत रोग कौन से हैं। जो कपालगत रोग हैं वो है 9। उसमें से देखते हैं क्या हम कैसे याद कर सकते हैं। पहले वो एक कोड सा देखते हैं। कोड है कि उपशीर्षक और अरुषि और इंद्रलुप्त। आपको दिमाग में इमेजिन करना है कि उपशीर्षक और अरुषि और एक इंद्रलुप्त हैं। ये 3 लोग जो है लोग हैं और ये एक दूसरे के साथ अब बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। उपशीर्षक और अरुषि या अरुषि का भी याद कर सकते हैं। ये दारू पी रहे हैं और इंद्रलुप्त से बातें कर रहे हैं। अब क्या बातें कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं खालित्य और पालित्य की बातें कर रहे हैं। वो खालित्य पालित्य यानी कि उनके बाल झड़ जुड़ रहे होंगे, तो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके कपाल में विदर्दी, अर्बुद और पिट्टिका है। ठीक है, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। तो ये थे कपालगत रोग 9। अब आगे देखते हैं कि शिरोरोग के निदान क्या हो सकते हैं, वो भी सामान्य निदान क्या हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य निदान में क्या है कि हम याद रख सकते हैं कि धूम, आतप, तुषार, अम्बु, क्रीड़ा। अब इसे याद हम थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करेंगे, जब हमारे पास धूप होती है तो जो फॉग होती है वो नहीं होती, तो फॉग को हमको रिलेट करेंगे धुएं के साथ, और आतप मतलब सन। तो धूम और आतप एक ऑपोजिट हो गया। और दूसरा हम ऑपोजिट में जो याद रखेंगे वो याद करेंगे अति, स्वप्न और प्रजागरण, यानी या तो बंदा बहुत सोता है या जागता रहता है ना। तो ये दोनों ऑपोजिट में ऐसे याद रख लेंगे। और साथ में हम थोड़ा सा याद रख लेंगे कि तुषार यानी कि जब से औंस पड़ती है तब, और अम्बु क्रीड़ा, कोई बंदा पानी में क्रीड़ा करता है तो उस वजह से भी जो है शिरोरोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला निदान ये हुआ। दूसरा हम एक थोड़ा सा अपने दिमाग में एक वो बनाएंगे, स्टोरी सी बनाएंगे कि अच्छा स्वेद और वायु में हम रोएंगे, यानी कि धुएं में हम सोएंगे, तो सोएंगे का अपोजिट और धुएं का अपोजिट याद कर लेंगे। और साथ में याद करेंगे कि अच्छा स्वेद और वायु में हम रोएंगे, तो स्वेद मतलब उत्स्वेद यानी अति स्वेद, और अधिपूर्ववात मतलब पूर्वी वायु का बंदा अगर सेवन करता है, और या फिर वाष्पनिग्रह रोधन यानी कि अगर वो आंसू जो है उनको रोकता है या फिर रोता है, तो उस समय हमारे पास शिरोरोग होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा हम जो पार्ट में याद करेंगे वो है अति अम्भू मद्यपानेन कृमि भी वेग धारणे, यानी कि अगर कोई बंदा जल और दारू जो है मद्य है उसका बहुत ज़्यादा सेवन करता है, कृमि की वजह से भी हमारे पास शिरो रोग हो सकता है, या वेगों का धारण करता है तब भी हमारे पास कृमि रोग हो सकता है। चौथा पार्ट हम कैसे याद कर सकते हैं कि स्नान और अभ्यंग करके देखो, असात्म्य गंध दूषित आम दोष बिना बोले ख़त्म हो जाएंगे। तो स्नान और अभ्यंग से हम याद रखेंगे कि स्नान और अभ्यंग से वो बंदा द्वेष करता है जो उसको शिरो रोग होने के चांसेस रहते हैं। देखने का मतलब है कि जो निरंतर नीचे देखता रहता है उसमें होते हैं। असात्म्य गंध भी कारण हो सकता है, दूषित आम दोष भी इसका कारण हो सकता है, और अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है वो भी इसका कारण हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी संप्राप्ति क्या हो सकती है। तो संप्राप्ति बहुत आसान है। अगर कोई भी इंसान जो है वो निदानों का सेवन कर रहा है, उसके तीनों दोष पर कुपित हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, हमारे दिमाग में सिर में जाएंगे, और सिर में जाएंगे और वहाँ पे जो भी स्थित हमारे पास रक्त है उसे दूषित कर देंगे, और फिर उसके बाद जो शरीर के अनेक लक्षणों से युक्त जो रोग है वो उत्पन्न हो जाएगा। और शिरो रोग का सामान्य लक्षण होता है सिर में वेदना। ये बिल्कुल आसान था। उसके बाद आता है हमारे पास सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा में कोई भी चिकित्सा जब भी हमें लिखना हो तो हम पहली जो चीज़ लिखते हैं वो लिखते हैं हम संक्षेप, तो क्रिया योगो निदान परिवर्जन। किधर भी सामान्य चिकित्सा यही सबसे पहली चिकित्सा होती है, निदान परिवर्जन। कहीं भी ये श्लोक जो है लिख सकते हैं, इसको एक बार याद कर लीजिए। फिर बहुत काय चिकित्सा के पेपर में, इसके पेपर में, ईएनटी के पेपर में, आई के पेपर में, सब जगह चलेगा। अच्छा, अभी दूसरा जो सामान्य चिकित्सा रहती है वो क्या रहती है कि अगर हमारे पास जो शिरो रोग है वो क्रीमीज है, हमने टाइप देखे थे, या क्षयज है, तो उसको छोड़कर, इनकी ये एक्सेप्शन है, इनको छोड़ना है। बाकी सभी शिरो रोगों के अंदर हमने करना है नस्य। अब नस्य इसके साथ करना है शिरो विरेचक द्रव्यों के चूर्ण में मधु और तेल मिलाकर नस्य करावें। ठीक है, और उसके बाद सरसों के तेल से भी हम नस्य दे सकते हैं। ठीक है, इनके साथ हमने नस्य कराना है, उसके बाद सरसों के तेल के साथ भी देना। अगर अभी फिर भी हमारे पास जो शिरो रोग है वो हमारे पास शांत नहीं होते हैं, फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। वो क्या करेंगे, हम देखेंगे अच्छा ठीक है इसके साथ नहीं हो रहा तो हम स्नेहन पे जाएंगे। फिर हम अगर इसके साथ नहीं ठीक हो रहा है फिर स्वेदन कराएंगे, फिर सिरा मोक्षण कराएंगे।
अग्निकर्म और दाह भी करा सकते हैं। खाने के अंदर आपने क्या करना है, जो मांस रस है उसका, या फिर जो स्निग्ध द्रव्य हैं उनका, या फिर दुग्ध के साथ जो संस्कृत भोजन पदार्थ होता है उनका हमने सेवन करना होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा शिरोरोग। इनके हमने देख ली, हमने क्या क्या किस तरह से है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद क्या महत्व होता है शिर का वो लिखेंगे, संख्या क्या होती है, चरक सुश्रुत वाग्भट उनका हमने कोड देख लिया, साथ में हमने देख लिया निदान। इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बस बिठाने के लिए कि अच्छा धुएं में सोए हैं, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा अपोजिट देख लीजिए। बहरहाल वो बिल्कुल अपोजिट नहीं है पर थोड़ा याद कर सकते हैं। वैसा स्वेद और वायु में हम रो रहे हैं ना, वैसे ये इस तरह से याद कर सकते हैं। संप्राप्ति तो आसान ही है और चिकित्सा। इस तरह से अगर हम पेपर में सामान्य, जब भी रोग शुरू होते हैं, अगर 15 नंबर में सवाल आ जाता है तो सामान्य चीज़ तो हमें ऐसे ही लिखनी रहती है, और इस तरह से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जो एग्ज़ामिनर है वो पूरे मार्क्स देने से नहीं, तो हमें पूरे मार्क्स दे देगा बड़े आराम से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स। पसंद आया तो वो बताओ, अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट में बताओ। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हो पेज, और यहाँ पे भी मर्मा वगैरह की वीडियोस भी देख सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेना हो या फिर कोई ड्रग्स के बारे में जानना हो तो और सारी जो वीडियोस हैं उनको भी हम देख सकते हैं। ठीक है।